हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, जो हमने अपना तैयारी का एक क्रम शुरू किया है, एक तैयारी का सिलसिला शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हमारी सीटेट 2022 को लेकर सीडीपी की क्लास 4 होगी। जी हां साथियों, क्लास सीडीपी की क्लास 4 हम आज करेंगे अपने इस नए सेशन में। ये साथियों, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने अपनी सीटेट 2022 के लिए अब तक सीडीपी की 3 क्लासेस और कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इन वीडियोस को, इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अब से पहले हमने अपना ईवीएस को कवर किया था। अपने ईवीएस को, सिलेबस को टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने कवर कर लिया है, जिसकी हमारी कुल 15 क्लासेस हैं। उन 15 क्लासेस के भी लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने उनको भी अभी तक अटेंड नहीं किया है तो आप उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने आज के इस सेशन की ओर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी में क्लास 4 में कि बाल्य अवस्था में विकास, डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड। तो डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड यानी कि बाल्य अवस्था में विकास, आज हम अपनी इस क्लास में, इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं फटाफट से अपने सेशन की ओर, फटाफट से। तो बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड, इससे पहले हम अपनी शैशवावस्था में विकास संबंधी विशेषताएं जान चुके हैं। हम वृद्धि एवं विकास को जान चुके हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को भी जान चुके हैं, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं। 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज क्लास 4 है। हम जानेंगे बाल्य अवस्था में विकास संबंधी विशेषताएं, अर्थात इस क्लास में हम जानेंगे कि बाल्य अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, और कहीं ना कहीं वो इसी बात को स्पष्ट करेंगी कि बाल्य अवस्था में बालक का विकास किस किस प्रकार से होता है, कौन से विकास शुरू होते हैं, कौन सा विकास खत्म होता है, कौन सा विकास किस स्थिति में होता है, कौन कौन सी वो क्रियाएं कर पाता है, आदि आदि चीजों को इसमें हम जानेंगे। बाल्य अवस्था के अगर हम एज रेफरेंस की बात करें, आयु वर्ग की बात करें, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी सामान्यतः एक सामान्य शिक्षा में प्रयोग करने की दृष्टि से सर्वोत्तम जो अच्छा माना जाता है या सबसे ज्यादा प्रभावी या सटीक जो है वो लगभग 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। तो बाल्य अवस्था यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं साथियों पहले कि बाल्य अवस्था क्या होती है। इसके लिए पहले एक दो स्टेटमेंट्स को या कथन को जान लेते हैं। सीटेट में कथन बहुत कम आते हैं पूछने के लिए, लेकिन फिर भी कथनों को जानने पढ़ने से हमारी किसी भी टॉपिक की संबंधी अप्रोच बनती है, हमारी एक समझ पैदा होती है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम कथन थोड़ा जरूर पढ़ें। सीटेट में कथन हालांकि आते नहीं है, तो बस थोड़ा सा इसको समझने का काम करेंगे, याद करने पर कोई ज्यादा जोर नहीं देना है। लेकिन याद भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विशेषता ही है। जो कथन है या परिभाषाएं हैं, कहीं ना कहीं उसी की विशेषता ही इसमें चर्चा की गई होती है। तो जानते हैं पहला स्टेटमेंट स्ट्रेंग के अनुसार, स्ट्रेंग के अनुसार पहला स्टेटमेंट है जिसमें यह कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा खेल है। जी हां साथियों, स्ट्रेंग कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। तो ये स्टेटमेंट किसका है? स्ट्रेंग का है। वही साथियों दूसरा स्टेटमेंट है रॉस के अनुसार। रॉस क्या कहते हैं? जेस रॉस क्या कहते हैं कि बाल्य अवस्था जो है वो छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल है, यानी कि झूठ से भरी हुई है, कल्पनाओं से भरी हुई है, वो मन ही मन में अपने ख्याली पुलाव पकाता रहता है। तो रॉस के अनुसार बाल्य अवस्था क्या है? छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल है। उसी क्रम में और स्टेटमेंट जानेंगे। अगला स्टेटमेंट है कॉल एवं ब्रुश का। तो कॉल एवं ब्रुश क्या कहते हैं? तो कॉल एवं ब्रुश के अनुसार बाल्य अवस्था जो है वो हमारा संवेगात्मक विकास की दृष्टि से, इमोशनल डेवलपमेंट के दृष्टि से सबसे अच्छी अवस्था या अनोखा काल है। तो कॉल एवं ब्रुश ने क्या कहा है? बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास की दृष्टि से एक अच्छी अवस्था माना है, एक अनोखा काल माना है। याद रखेंगे, बाल्य अवस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अच्छी अवस्था या अनोखा काल है। स्टेटमेंट है कॉल एवं ब्रुश का। चलते हैं इसी अवस्था के संबंधित अन्य बिंदु पर।
कि अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी अवस्था के अन्य नाम पूछ लेता है। कहीं ना कहीं साथियों ये जो अन्य नाम है ये इनके विशेषताओं के आधार पर ही लिखे बने गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इसकी विशेषताएं भी इसे स्पष्ट होती हैं और कई बार इनकी विशिष्टताओं को ही नाम के रूप में प्रयोग करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस अवस्था के भी अन्य नामों को जान लें, अर्थात इसको और किस किस नामों से जाना जा सकता है उन पर हम अपनी अब चर्चा करेंगे। तो जानते हैं बाल्यावस्था के अन्य नामों में पहला नाम खेल की आयु। जी हां साथियों, शैशवावस्था को हमने कहा था खिलौनों की अवस्था। क्या कहा था? खिलौनों की अवस्था। लेकिन वो पर्टिकुलर इंडोर हो गया, यानी कि खिलौनों से बच्चा खेलना पसंद करता है। लेकिन अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो इसे खेल की आयु कहा गया है। साथियों में इसको शैशवावस्था से रिलेट करता हुआ चलूंगा और थोड़ा थोड़ा किशोर अवस्था से भी। ये तीन अवस्थाओं को हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। शैशवावस्था में मैंने बाल्यावस्था और किशोरावस्था को रिलेट किया था, अब बाल्यावस्था में मैं शैशवावस्था और किशोरावस्था को रिलेट करूंगा। जो पॉइंट तीनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं या कुछ उनमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वास्तव में रिलेट हो सकती हैं, तो उनको मैं जरूर चर्चा करूंगा। ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था चल रही है तो खाली बाल्यावस्था की ही बातें करूंगा, थोड़ा उनके साथ उनको जोड़ते हुए कनेक्शन रिलेट करते हुए ही मैं आपको समझाऊंगा या बताने का काम करूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है शैशवावस्था की तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, तो आपको और भी आसानी से ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसी प्रकार से अगर जब आप किशोरावस्था पढ़े तो उससे पहले शैशवावस्था बाल्यावस्था को भी पढ़ लें इन वीडियोस के माध्यम से। तो बाल्यावस्था के अन्य नाम में पहला नाम है खेल की आयु। तो उसे खिलौने की अवस्था कहा गया था, इसे खेल की आयु। इस अवस्था में बच्चा बहुत खेलता है, खेलता कूदता रहता है, फ्रेंड सर्किल में सभी लोगों के साथ घूमना फिरना, ये खेल कूद आदि चीजें करता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। और साथ ही इसी अवस्था की एक और कैरेक्टर है, विशेषता है कि ये अपने ही सिमिलर एज के बच्चों के ग्रुप्स में खेलना पसंद करता है। अपने सिमिलर एज के बच्चों के ग्रुप में रहता है, गैंग बना के रहता है। इसलिए इस अवस्था को दो नाम से और पुकारा जाता है, समवयस्क समूह की आयु। समवयस्क समूह की आयु से मतलब इस बात से है कि सेम अपनी एज के सिमिलर एज के बच्चों के साथ ग्रुप में रहना या खेलना, जब ऐसी विशेषता है उसी को ही हम समवयस्क समूह की आयु भी कह सकते हैं। अगला टोली की अवस्था, यानी कि ग्रुप में रहता है, जिसको इंग्लिश में हम गैंग एज भी कह सकते हैं। तो गैंग एज या टोली की अवस्था, समवयस्क समूह की अवस्था या खेल की आयु किसके नाम है? बाल्यावस्था के ही नाम है। लेकिन साथियों इतने नाम से काम नहीं चलेगा, और भी नाम जानेंगे हम इसके, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। अगला नाम है विद्यालय की आयु। जी हां साथियों, विद्यालय की आयु इसलिए कहा गया है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो बच्चा है वो विद्यालय लगभग 5 वर्ष की आयु में जाना शुरू करता है। हालांकि वर्तमान में 3 वर्ष की आयु में बच्चा विद्यालय भेजा जाता है, लेकिन हम प्रारंभिक समय की बात करें, पुराने समय की थोड़ी बात करें तो उसमें लगभग बच्चे को 5 साल या 6 साल का होने पर विद्यालय भेजा जाता था। इसलिए ही हमारी जो बाल्य अवस्था है उसको क्या माना गया है? विद्यालय की अवस्था या विद्यालय की आयु माना गया है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु। जी हां साथियों, औपचारिक शिक्षा से मतलब है विद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा। हमारी शिक्षा जो है वो 3 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और निरौपचारिक। या कह सकते हैं इन तीनों को समझने के लिए एक एक शब्द में, औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा जो एक निश्चित समय अवधि में, जिसमें परीक्षा हो, मूल्यांकन हो, प्रमाण पत्र हो, आदि आदि चीजें हो, उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा, जैसे जो हम स्कूल कॉलेजेस आदि में प्राप्त करते हैं। दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें हमारी कोई भी समय सारणी नहीं है, कोई समय बाध्यता नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। और ये कब से कब तक चलती है? जीवन पर्यंत चलती है। हम इसमें किसी से भी कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, अर्थात जो हम अपने आसपास की चीजों को क्रियाओं करके स्वतः या स्वाभाविक रूप से चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। निरौपचारिक ये इन दोनों के बीच की युक्ति है, साधन है या माध्यम है, अर्थात इसमें व्यवस्थाएं सारी औपचारिक शिक्षा जैसी होती हैं, लेकिन इसने में सीखने सिखाने संबंधी चीजें जो हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होती हैं। जैसे कि आप ओपन पढ़ते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं, ये सभी चीजें क्या है हमारी निरौपचारिक शिक्षा में। तो बात कर रहे थे हम औपचारिक शिक्षा की। तो औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में शुरू करने के लिए जो आयु कही गई है वो हमारी बाल्यावस्था को कहा गया है। किसको कहा गया है औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु? हमारी बाल्यावस्था को कहा गया है। अगला है वैचारिक क्रिया अवस्था, अर्थात यहां से बच्चा चीजों पर विचार करना, सोचना समझना,
गुफ्तगू करना आदि शुरू कर देता है चीजों से संबंधित। इसलिए इस अवस्था को वैचारिक क्रिया अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? विद्यालय की आयु, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु, या वैचारिक क्रिया अवस्था। और भी इसके नाम जानेंगे अभी। अगला है जीवन का निर्माणकारी काल भी कहा गया है इस अवस्था को, लेकिन इस नाम को पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड कहा गया है। इसमें सिगमंड फ्राइड ने इस अवस्था को पर्टिकुलर जीवन का निर्माणकारी काल भी कहा है। अगली विशेषता के आधार पर इसका नाम है पलटकर जवाब देने वाली अवस्था। अर्थात यहां पर बच्चा चीजों को क्या करने लगता है? रिवर्ट करने लगता है, चीजों के बदले में अगेंस्ट में उत्तर देना, रिप्लाई करना शुरू कर देता है। इसलिए इस अवस्था को पलटकर जवाब देने वाली अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और अगला नाम चुस्ती की अवस्था। चुस्ती से मतलब एनर्जेटिक है। देखिए बच्चे स्कूल से घर लौट कर आ रहे हैं, फिर भी भागे भागे आ रहे हैं, अर्थात इनमें खूब एनर्जी है। तो हमारी बाल्यावस्था में बच्चे में बहुत एनर्जी रहती है, इसलिए इसको चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा एक्टिव रहता है, पूरे दिन भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, खेलता रहेगा, लेकिन फिर भी वो आसानी से थकता नहीं है। इसलिए इस अवस्था को चुस्ती की अवस्था भी कहा गया है। और इसी के साथ इसको कहा गया है उत्पाती अवस्था। बच्चा बहुत उत्पात मचाता है, खेलता है, कूदता है, और इस प्रकार से खेलता है कि कपड़े गंदे रखता है, बिल्कुल अभी नहलाओगे धुलाओगे और थोड़ी देर बाद एकदम से गंदा होके आ जाएगा, अपना बहुत ज्यादा हाइजीन आदि का ख्याल नहीं रखता है। इसलिए इस अवस्था को उत्पाती अवस्था और गंदी अवस्था यानी कि डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है। उत्पाती अवस्था या गंदी अवस्था भी हमारे बाल्य अवस्था के ही नाम हैं। इसी के साथ तो हमने इसके अन्य नाम जाने। अब जानेंगे हम इसकी अपनी पर्टिकुलर बाल्य अवस्थाओं की विशेषताएं। तो थोड़ा सा रिलेट भी करते चलेंगे अपनी शैशवावस्था से। तो पहली विशेषता है कि बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। यह साथियों मैंने बताया था कि शैशवावस्था में बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। अर्थात शैशवावस्था में सामाजिकता के संदर्भ में कोई बात ही नहीं है। अर्थात बालक को सामाजिकता के संदर्भ में शून्यता काल कहा गया है शैशवावस्था को। लेकिन अब जब बाल्यावस्था आती है तो फिर यहां से उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। अर्थात वो अपने आसपास के लोगों के साथ समायोजन करना शुरू कर देता है। अपने आसपास के लोगों की रूढ़ियों को, नियमों को, कानूनों को, जो भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं, जो उनको मानना शुरू कर देता है। किससे? हमारी बाल्यावस्था से। इसलिए हम कहेंगे कि बाल्यावस्था में हमारे बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखना है, हमारा जो सामाजिक विकास है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, ना कि शैशवावस्था से। शैशवावस्था में सामाजिकता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर बालक को ना तो हम सामाजिक मानते हैं ना ही असामाजिक मानते हैं। इसी क्रम में अगली विशेषता, नैतिकता का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से हमने सामाजिक विकास के संदर्भ में कहा था कि शैशवावस्था में बालक ना तो सामाजिक है ना ही असामाजिक होता है, उसी प्रकार से नैतिकता का भी यही भाव था हमारा शैशवावस्था में कि बालक ना तो नैतिक है ना ही अनैतिक है। ना तो हम बालकों से किसी प्रकार की इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद रख रहे हैं कि वो करे, और ना ही उसके करने से हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डांट रहे हैं, या किसी भी प्रकार का दंड देने का काम कर रहे हैं। इसलिए शैशवावस्था को भी नैतिक शून्यता का काल कहा गया है। लेकिन जैसे सामाजिकता का विकास हमारा बाल्यावस्था से शुरू होता है, उसी प्रकार से हमारा नैतिकता का भी जो विकास का प्रारंभ है वो कब से शुरू होता है? हमारा बाल्यावस्था से शुरू होता है। तो मॉरल जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी हमारा बाल्यावस्था से शुरू होता है। जैसे लॉयल्टी, रेस्पेक्ट, फेयरनेस, केयर, सेंसिटी आदि चीजों से संबंधित जो बिहेवियर है हमारा टू अदर्स, उसको ही हम नैतिकता का विकास कहते हैं। ये भी हमारा बाल्यावस्था से ही शुरू होने वाला एक विकास है। जानते हैं अगले विकास यानी कि अगली विशेषता कि शारीरिक और मानसिक विकास में थोड़ी स्थिरता आ जाती है। हमने शैशवावस्था में जाना था कि बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो बहुत तेज गति से होता है, बताया था। तो तेज गति से पूछे तो शैशवावस्था, लेकिन पूछे कि उसमें थोड़ी स्थिरता आ जाती है तो उत्तर होगा बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में आकर बालक का थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाती है? स्थिरता आने लगती है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और वहीं बात करें इसी के संदर्भ में, शारीरिक और मानसिक विकास के संदर्भ में किशोरावस्था की, तो वहां पर यह सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है? सबसे तेज गति से होता है तो शैशवावस्था, सबसे अधिक होता है तो किशोरावस्था। और बात करें स्थिरता आ जाती है, थोड़ी स्थिरता आ जाती है, तो उसका उत्तर होगा
हमारा बाल्यावस्था। चलिए चलते हैं अपनी अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता, इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। जी हां साथियों, हमने शैशवावस्था में चर्चा की थी कि बालक शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर होता है। जी हां, यानी कि खाना खिलाने, नहलाने, जो भी एक्टिविटीज हैं दैनिक जीवनचर्या की, उन सभी को बच्चे के संदर्भ में उसके माता पिताओं या परिवार के अन्य सदस्यों को करनी होती है, वह स्वयं से उनको नहीं कर पाता है। लेकिन जब एक बालक बाल्यावस्था में आता है तो वह उन कामों को करने की भावना उसमें विकसित होती है, अर्थात वो प्रयास करने लगता है आत्मनिर्भर बनने की। पूर्ण रूप से तो नहीं बन पाता है बाल्यावस्था में, लेकिन ऐसी भावना उसमें विकसित होने लगती है कि उसको आत्मनिर्भर बनना है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बच्चा अपने आप से ही कपड़े पहन रहा है, जैकेट पहन ली तो अंदर ना इसने कुछ और पहना, शर्ट पहनी, ना कुछ पहना, ना पैंट पहनी, ना पाजामा, और सीधे जैकेट पहन ली, खड़े हो गए। लड़की है, खाना खाने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार से चीजें, जब बच्चा खुद से अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है, खुद से अपने जो है बैग को पैक करना चाहता है, खुद से खाना खाने की कोशिश करता है, खुद से अपने आप जो है टॉयलेट में जाकर के अपने जो भी कपड़े पहनने हैं, फ्रेश होना है, आदि आदि चीजें हैं जो करनी है, उनको जब खुद से करने की कोशिश करता है, तो ऐसी जो विशेषता है इसके संदर्भ में शुरुआत करने से संबंधित में अगर हम चर्चा करें तो वह हमारी बाल्यावस्था मानी जाती है। तो बाल्यावस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। अगला है, इस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था, शैशवावस्था में हमने बताया था कि युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो हमने बताया था शैशवावस्था में जो बालक है वो अंतर्मुखी होता है, यानी कि इंट्रोवर्ट होता है, अर्थात शर्मीला होता है, झिझक होती है, अपनी बात को कहने में झिझक रखता है। इस प्रकार की परिस्थिति होती है उसकी मानसिक या जो है चीजों को करने से संबंधित, अपनी बातों को कहने से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं एक दबाव या शर्मीलापन होता है। किसमें? शैशवावस्था में। लेकिन वहीं बात करें बाल्यावस्था की तो यहां पर बालक ऐसा नहीं होता, यहां पर वो उसका अपोजिट हो जाता है। कैसा हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, अर्थात यहां पर वह अपनी बातों को कहने में क्या नहीं करता? झिझक नहीं करता। वो आसानी से अपनी बात कह सकता है, बोल सकता है, यानी कि वो एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी प्रकृति का होता है। अकॉर्डिंग टू युंग या जुंग, कहीं युंग लिखा हुआ है साथियों, कहीं जुंग, इसलिए मैं दोनों नाम बोल रहा हूं, तो जो भी एग्जाम में आया आप उसको रिलेट कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू युंग या जुंग, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी होने को, तो ये भी किसी भी अवस्था में व्यक्ति का लक्षण हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, अपनी बात को कहने में झिझकता नहीं हो, अपनी बात को कहने में शर्माता नहीं हो। इस प्रकार का होने को तो कोई भी किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अमूमन जो प्रकृति देखी गई है बाल्यावस्था में, यानी कि 6 से 12 वर्ष की आयु में, तो उसमें जो ज्यादातर बालक होते हैं वो बहिर्मुखी प्रकृति के होते हैं, अर्थात अपनी बात को कहने में कम झिझकते हैं, शर्मीली प्रकृति के कम होते हैं, अपनी बात को कहने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रखते हैं, तो उनको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। तो याद रखेंगे, शैशवावस्था में बालक कैसा है? अंतर्मुखी, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी, और वहीं जो तीसरा प्रकार है एम्बिवर्ट, अर्थात दोनों गुण उसमें शामिल होते हैं, यानी कि कहीं पर आसानी से अपनी बात बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और कुछ जगहों पर नहीं बोल पाते हैं, अर्थात ये दोनों प्रकार के कैरेक्टर रखते हैं। तो ये पर्टिकुलर एम्बिवर्ट जो है ये हमारा किशोर अवस्था को रिलेट करेगा। चलिए, तो हम जाने बहिर्मुखी पर्टिकुलर बाल्यावस्था से जोड़ा जाएगा। एक्सट्रोवर्ट भी हम इसको कह सकते हैं। पिक्चर में तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है रेड बॉक्स में जो बंद है, इसी को एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी कहा गया है। यानी कि फुल एनर्जी है इनके पास, अपनी बात को कहने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है, एनर्जेटिक रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है। मैं इतना रिपीट कर रहा हूं साथियों कि बिल्कुल आपको याद हो जाए यहीं की यहीं। अगला है जिज्ञासा प्रवृत्ति। बिल्कुल, हमने जिज्ञासा प्रवृत्ति के संदर्भ में शैशवावस्था में भी बात की थी। हमने बताया था कि बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात तो चीजों को संबंधी किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा को ही हम जिज्ञासा प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन वहां पर जो बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति थी उसका संबंध क्या से था? मतलब वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि ये क्या है। तो शैशवावस्था में जो बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति है उसका संदर्भ या संबंध जो है वो हमारा क्या से था, यानी कि व्हाट,
कि ये क्या है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, चाचा ये क्या है, इस प्रकार से था। लेकिन वही बात करें हम बाल्यावस्था की, तो यहां पर बालक के अंदर जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है वो क्यों वाली होती है, अर्थात अब वो ये नहीं जानना चाहता कि ये क्या है, या ये भी पूछेगा कि ये क्या है, लेकिन क्या के बाद फिर वो शांत नहीं रहने वाला। यानी कि जब आप बोलेंगे या बच्चा आपसे कुछ पूछेगा कि ये क्या है, तो उसके बाद अब वो शांत नहीं रहेगा, अर्थात अब वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है या पूछेगा क्यों। तो अर्थात बाल्य अवस्था में बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति जो है वो क्यों से होती है, यानी कि वो क्यों वाले क्वेश्चंस को पूछता है, अर्थात चीजों के पीछे कारणों को जानने से संबंधित क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो याद रखेंगे बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन उसका संबंध किससे है, क्यों से है। शैशवावस्था में किससे था, क्या, यहां पर किससे है, क्यों। तो याद रखेंगे हमारे इस बिंदु को क्यों यानी कि वाई। अगला है बाल्यावस्था में बालक में रचनात्मकता, सृजनात्मकता व विधायकता का विकास शुरू हो जाता है। रचनात्मकता से मतलब कुछ नया क्रिएट करना, जो जो चीजें आपके सामने हैं, आसपास हैं, उन्हीं चीजों को करने की कोशिश करना, जैसे पेंटिंग करना, किसी चीज को बनाना, ऐसी ऐसी चीजें जो जनरली आपको ज्यादा कुछ नया नहीं करना है, बस आपके आसपास चीजें हो रही हैं उनको देख देख कर ही, कॉपी करके ही आप चीजों को करते हैं, तो उसको रचना कहा जाता है। तो बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्य करने में बड़ी रुचि लेता है, ऐसी चीजों को करना शुरू कर देता है। साथ ही सृजनात्मक कार्य, सृजनात्मकता से मतलब कुछ चीजों को प्रयोग करते हुए कुछ नई चीजें बनाने की कोशिश करता है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स वाली एक्टिविटीज होती हैं, इनको करना बालक बाल्यावस्था से शुरू कर देता है। और वहीं उसमें एक और गुण पाया जाता है विधायकता का, अर्थात वो चीजों को लीड करना चाहता है, लीडरशिप करना चाहता है। जैसे कि बाल्यावस्था में बालक कैसी लीडरशिप कर सकता है, जैसे कि अगर यदि वो स्कूल में पढ़ता है तो वो चाहता है कि मैं क्लास का मॉनिटर बनूं, तो ये विधायकता के अंतर्गत ही आने वाला गुण है, जिसे हम कह सकते हैं विधायकता। तो विधायकता मतलब लीडरशिप, यानी किसी भी चीज को नेतृत्व करने की जो दायित्व है उसको लेने की इच्छा या गुण हमारा विधायकता कहलाता है। तो बाल्यावस्था में बालक में रचनात्मक, सृजनात्मकता व विधायकता का विकास शुरू हो जाता है, अर्थात इन चीजों को करना वो शुरू कर देता है, इन चीजों में वो रुचि लेना शुरू कर देता है। तो रचनात्मक किसी चीज को बनाना, सृजनात्मक किसी चीजों से मिलकर किसी नई चीजों को बनाना, विधायकता अपने ऊपर नेतृत्व क्षमता लेने का प्रयास करना। साथ ही जैसे कि क्लास का मॉनिटर के साथ साथ जैसे विधायकता से संबंधित हो सकता है कि बच्चा जब क्रिकेट खेलता है या कुछ भी गेम्स खेलता है तो उसमें वह चाहता है कि वो कैप्टन बने, तो कैप्टन बनना, मॉनिटर बनना, ये सभी चीजें आपकी विधायकता के अंतर्गत आती हैं। और ये विशेषकर हमारे बाल्यावस्था में ये चीजें शुरू हो जाती हैं बालक में। तो पूछा जाए रचनात्मकता, सृजनात्मकता व विधायकता का विकास शुरू कब होता है, तो उत्तर होगा हमारा बाल्य अवस्था। जी हाँ, क्या होगा, बाल्य अवस्था। अगला है बाल्यावस्था की विशेषता कि बालक बिना कारण अथवा बिना उद्देश्य के घूमने में रुचि लेता है। बालक जो है बाल्यावस्था में क्या होता है कि वो बिना कारण या बिना उद्देश्य के ही इधर उधर घूमता रहता है, चीजों को घर में इधर उधर उलटता पलटता रहेगा, इस प्रकार की एक्टिविटियों में वो संलग्न रहता है, शामिल रहता है। जैसे कि बच्ची वैसी खाली खाली घूम रही है, वैसी पैर बनाती हुई घूम रही है, बस ऐसे ही खाली लग रही है अपने, कुछ नहीं। क्यों, इसके हालांकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक छोटा होता है, किशोर अवस्था में काफी बड़ा, लेकिन बाल्यावस्था की एक समस्या है कि ना तो ये इतना छोटा होता है कि इसमें इसके माँ बाप या परिवार के लोग इसको गोदी में उठा के बैठा के रखें, इसको प्यार करें, पुचकारें, दुलारें, तो इतना छोटा भी नहीं होता है बाल्यावस्था में बालक कि इसको गोदी में खिलाया जाए, और ना ही ये इतना बड़ा हो जाता है कि इससे कुछ काम लिया जा सके। इसलिए इस अवस्था में बच्चा खाली रहता है, इसके पास एनर्जी ठीक रहती है, चुस्ती रहती है, खूब ठीक ठाक एनर्जी है, काम कुछ है नहीं, प्यार कोई कर नहीं रहा, अपने साथ कोई घुमा फिरा नहीं रहा, इसलिए ही ये बच्चा क्या करता है, बिना कारण इधर उधर घूमता रहेगा, खटर पटर करता रहेगा। मम्मी दोपहर में सो रही होंगी और ये घर में क्या कर रहा होगा, चीजों को बिगाड़ रहा होगा। क्यों, एनर्जी बहुत है, काम कुछ है नहीं, प्यार कोई कर नहीं रहा, नींद इसको दिन में आती नहीं, तो क्या करे बेचारा, इधर उधर घूमेगा, खटर पटर करेगा, फिर मम्मी पिटाई करेंगी, नुकसान कर दिया, मैं सो रही थी तुमने नुकसान कर दिया। चलिए, तो याद रखना है बिना कारण अथवा बिना उद्देश्य के घूमने में रुचि लेता है। किस अवस्था में बालक, बाल्य अवस्था। किसमें, बाल्यावस्था में।
अगली विशेषता है चीजों को एकत्रित करने की आदत पाई जाती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा अक्सर स्कूल में जब आप बाल्यावस्था में होंगे, थोड़ा सा याद करें कि बालक क्या करता है। बाल्यावस्था में चीजें में बच्चा क्या करता है, जो भी उसे चीजें मिलती हैं, दिखाई देती हैं, जो भी इसके चीजें आसपास होती हैं, जो भी चीजें उसके माँ बाप, घर में परिवार के अन्य लोग फेंक देते हैं, वो उनको भी उठा करके संभाल के रख लेता है। यानी कि और जो उसकी चीजें होती हैं उनको तो संभाल के रखता ही है, साथ में जो और लोग चीजों को फेंक देते हैं या और लोगों की चीजें होती हैं वो उनसे मांगता है, मुझे दे दो इसको, और अगर उसको दे दें तो वो उनको संभाल कर रख लेता है। यहां तक कि जो कूड़े में फेंके जाने वाली चीजें उनको भी उठा के रख लेता है। इसलिए इस अवस्था को चीजों को एकत्रित करने की आदत वाली अवस्था कहा गया है। अर्थात इस अवस्था में बालक चीजों को एकत्रित करता है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कि आप पिक्चर में एक स्कूल बैग देख रहे हैं, तो मैंने ये क्यों दिया है पिक्चर के माध्यम से, इसके पीछे कारण है। अक्सर आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में बच्चों को चीजों को एकत्रित करने की आदत है, वो संभाल के रखना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो थोड़े चेंजेस आए हैं, लेकिन अब से कुछ समय पहले तक की भी बात करें तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमको चीजों को रखने के लिए कोई घर में पर्टिकुलर स्पेस नहीं मिलता था। जैसे कि अलमारी है, अलमीरा है, कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती थी जहां पर हम अपनी चीजों को रख सकें। ठीक है, तो उस परिस्थिति में हमारे पास उस समय एक ऐसी सिर्फ एक ही चीज हुआ करती थी जिस पर हमारा निजी अधिकार होता था, तो वो था हमारा सिर्फ और सिर्फ स्कूल का बैग। बिल्कुल साथियों, तो उस समय हमारे पास जो हमारा निजी अधिकारों वाला, जिसपे हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है, वो ऐसी सिर्फ एक ही चीज हुआ करती थी, और हमारा स्कूल का बैग। क्या था? सिर्फ और सिर्फ हमारा स्कूल का बैग। और हम क्या करते थे, उसी बैग में ही उन चीजों को एकत्रित कर करके यानी कि छुपा के रख लेते थे। कई बार अक्सर स्कूल में भी ऐसा होता था कि कोई क्लास टीचर या मैडम बैग चेक कर लेती थी, तो बच्चों के बैग में कई बार ऐसी चीजें पाई जाती थी जो इसका स्कूल से या पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बच्चों को जो जो चीजें मिलती है वो उनको संभाल कर रख लेता है, एकत्रित करता है। घर में उसके पास कोई ऐसी जगह है ही नहीं पर्सनल जहां पर वो उनको रख सके। उसके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बस एक ही है, अपना स्कूल का बस्ता, तो वो है उसी में रख लेता था। और कई बार वो स्कूल में पकड़ा जाता था। कई बार तो बच्चे ऐसी ऐसी चीजें स्कूल में अपने बैग में रख के ले जाते थे जिनको स्कूल में बिल्कुल ले जाना ही नहीं था। ठीक है ना? तो ऐसा अक्सर देखा होगा आपने, एग्जाम्पल छोटी छोटी क्लासेस में बचपन में देखने को मिला होगा। तो बाल्यावस्था में बालक में क्या होती है, चीजों को एकत्रित करने की आदत पाई जाती है। अगली विशेषता है कि बाल्यावस्था में बालक में समलैंगिक गुण पाया जाता है। कैसा लिंग संबंधी जो है गुण है, समलैंगिक गुण है। हम बात करें अगर शैशवावस्था की, तो वहां पर बालक में कैसा गुण था? आत्म प्रेम या स्व प्रेम, जिसे सिगमंड फ्राइड ने नार्सिसिज्म कहा है। अर्थात वहां पर बालक जो है खुद से या स्वयं से लगाव रखता है, अपने आप से खुद से प्रेम करता है। किसमें? शैशवावस्था में। लेकिन जैसे ही बालक 6 से 12 वर्ष की आयु में अर्थात बाल्यावस्था में आता है, तो उसमें समलैंगिक गुण पाया जाता है। वो अपने ही उम्र के, हमने बताया था ना, समवयस्क समूह की आयु, गैंग एज, टोली की आयु, तो वो ग्रुप में रहता है और अपनी ही एज के, सिमिलर एज के लेकिन सेम जेंडर के लोगों के साथ खेलना, उठना, बैठना पसंद करता है। समलैंगिक का मतलब होता है अट्रैक्शन टू सेम जेंडर, यानी कि लड़के लड़कों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों से। अक्सर आपने सुना होगा, लड़की कहेंगी मेरी सहेली ने ये कहा था, मेरी सहेली ने वो कहा था, मेरे दोस्त के घर जा रहा हूं, मेरे दोस्त ने ये कहा, मेरे दोस्त का बर्थडे है। तो ऐसा जो कैरेक्टर है वो पर्टिकुलर बाल्यावस्था में पाया जाता है। बाल्यावस्था में बालक में समलैंगिक गुण पाया जाता है, अर्थात लड़कों लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं, और लड़कियां सिर्फ लड़कियों के साथ ही दोस्ती करना, खेलना कूदना पसंद करती हैं। और कई बार अगर ये अपोजिट, यानी कि कोई लड़का किसी लड़की से बात भी कर ले तो उसके जो दोस्त हैं वो उसकी हंसी उड़ाते हैं, और ये तो लड़कियों से बात करता है। इस प्रकार की चीजों को कहते हैं। तो याद रखेंगे, बाल्यावस्था में समलैंगिक गुण पाया जाता है, अर्थात मेरा दोस्त, मेरी सहेली, मेरी सहेली का जो भाव है वो हमारा बाल्यावस्था में पाया जाता है। लड़के लड़कियों के साथ खेल रहे हैं, देखो पिक्चर में, और लड़कियां लड़कियों के साथ। ठीक है, तो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़कियां शायद ये आओ मिलो सीलो सालो खेल रही हैं, तभी तो शांत खड़ी हैं चुपचाप। चलिए, तो याद रखेंगे, बाल्यावस्था में समलैंगिक गुण, मेरा दोस्त, मेरी सहेली, यानी कि लड़का लड़कों के साथ, लड़की लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती है। इसी के साथ अगली विशेषता, काम प्रवृत्ति की भावना का अभाव पाया जाता है। हमने शैशवावस्था में जाना
था कि शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। सिगमंड फ्राइड ने इस बात को समर्थन किया है। वहीं हम बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में जो काम प्रवृत्ति की भावना है यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स है, उनका अभाव पाया जाता है। अर्थात बालक खेल कूद और इन सब चीजों में लगा रहता है, फिर इसका बालक का इन चीजों के प्रति कोई विशेष जो है अट्रैक्शन नहीं पाया जाता है। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना का अभाव पाया जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे और यह भी याद रखेंगे कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। बिल्कुल सिगमंड फ्राइड ने स्टेटमेंट भी दिया है, शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है जिसकी पूर्ति वह अपनी माता के स्तनपान से करता है। तो शैशवावस्था में पाई जाती है लेकिन बाल्यावस्था में नहीं पाई जाती है। तो काम प्रवृत्ति की भावना का बाल्यावस्था में अभाव पाया जाता है। और साथियों इसी के साथ हमारी बाल्यावस्थाओं की विशेषताएं या विकास से संबंधित जो भी बिंदु हैं उसका आज की क्लास का अंतिम बिंदु चलते हैं। तो भाषा विकास की गति तीव्र हो जाती है। जी हाँ साथियों, बाल्य विकास में लगभग जो भी हमारे विकास हैं कहीं ना कहीं सभी चीजों की गति अब कैसी हो जाती है, तीव्र होने लगती है, तीव्र होनी शुरुआत हो जाती है। फिर नए नए कौशल्स को यानी कि नए नए स्किल्स को सीखता है, नई नई उसमें एबिलिटीज डेवलप होती हैं, चीजों को एक्सपीरियंस करता है, चीजों को एक तरीके से सीखने की क्षमता पैदा होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है और चीजों को और भी तोड़ मरोड़ कर थोड़ा अच्छे से करने का प्रयास करना शुरू कर देता है। अर्थात उसके नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास में काफी वृद्धि जो है तेज हो जाती है। तो याद रखेंगे भाषा विकास की गति तीव्र हो जाती है किसमें, हमारी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था के अंत तक आते आते भाषा विकास की गति तीव्र हो जाती है, नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास में भी काफी वृद्धि तेज हो जाती है। तो साथियों इसी के साथ हमने अपनी आज की क्लास में इस बिंदु में, इस सेशन में जाना बाल्यावस्था के से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं या बाल्यावस्था से संबंधित जो भी विकास के पक्ष हैं, कौन कौन सा विकास किस किस प्रकार से किस स्टेज तक पहुंच चुका होता है, शुरू होता है, एंड होता है, आदि आदि बातें हमने अपनी इस क्लास में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई क्लास में अपने एक नई टॉपिक के साथ। प्लीज साथियों इसी के साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, वहां आपको अन्य सब्जेक्ट्स और अलग अलग टॉपिक्स की भी कुछ क्लासेस के लिंक हैं, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में लाभ दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।